नमस्कार दोस्तों। मॉक टेस्ट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 मॉक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। वो मॉक टेस्ट आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर उपलब्ध कराए गए हैं। वहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ये जो मॉक टेस्ट है हमारी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को इसमें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज आरओ और पीसीएस के लिए चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाजवाब प्रश्नों का उसमें संकलन किया गया है, व्याख्या दी जाती है, पीडीएफ भी मिलता है। पहला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। इसका उत्तर आप देते चलिए, मेरे उत्तर से मिलान करते चलिए, थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी उसी समय 1906 में हो गई थी, 15 अगस्त को। तो ये देखिए दिन कितना बढ़िया, 1906 में हो रही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, और दिन देखिए कि 15 अगस्त का चुना गया था। तो भारत की आजादी का दिन बाद में यही बना, हमारी स्वतंत्रता दिवस का दिन। तो 15 अगस्त 1906 आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? कौन सा अनुच्छेद है? छोटे छोटे ये प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। संविधान का जो भाग 13 है उसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई। अनुच्छेद 301 से 307 तक ये प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 301 में ये स्वतंत्रता नियमित की गई है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश के द्वारा बनाई गई। और दूसरा है कि इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। दोनों बातें ये सही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती हैं। और अगला है, कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। ये भी सही है, की जा सकती है, लेकिन ये संशोधन राज्य सरकारों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है? तो विधानसभा जब विघटित हो जाती है उसके बाद विधानसभा की पहली बैठक, जो नई विधानसभा गठित होती है, तो गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक विधानसभा का अध्यक्ष जो है उस पद पर बना रहता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? जगुआर, डोनियर, सारथ, मिग 27M। तो इसमें जो सारथ है, सारथ बीएमपी सेकंड जो दिया हुआ है, तो ये बीएमपी सेकंड ये 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ के द्वारा एक पैदल सेना युद्ध में प्रयोग में लाया जाने वाला वाहन बनाया गया था। यानी कि इसका जो उपयोग करती थी वो पैदल सेना करती थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वायुयान नहीं है। बाकी जगुआर, डोनियर और मिग 27 ये वायुयान है। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पीत पिंड। पीत पिंड जो है ये स्त्रियों में आप अंडाशय जो पाया जाता है, ओवरी, तो ओवरी में आप देखेंगे, अंडाशय में, ओवरी में पीतपिंड पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग करता है, यानी कि अंडे निकालता है, एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं वो करता है, उसके लिए प्रेरित करता है। और जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का इसी से विकास होता है। तो ये ग्रंथि जो होती है उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी से निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता रहता है। अगला जो प्रश्न है, ओजोन परत के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित करता है। मानवों को त्वचा कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से बचाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है। तो उत्तरदायी तो है ही है, बहुत ज्यादा सीएफसी से इसका क्षरण होता है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो एक ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहता है जहां पे अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह चर्चा में रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कोलकाता में यह स्थित है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। 1887 में, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। और एक वनस्पति विज्ञान का एक भारत में कहा जाए तो शीर्ष अपेक्स बॉडी है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बीएसआई के नाम से भी इसको
जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, उड़िया भाषा के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये अर्धमागधी से उत्पन्न हुई भाषा है, अर्धमागधी प्रकृति से ये उत्पन्न हुई है, और उड़िया उन 6 भाषाओं में शामिल है जो शास्त्रीय भाषा है। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा तीसरा भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा है, अर्धमागधी प्राकृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। हाल ही में भारत के किस राज्य की जेलों में जेल रेडियो परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने एक फाउंडेशन है तिनका तिनका, इस फाउंडेशन का नाम क्या है? तिनका तिनका फाउंडेशन। तो तिनका तिनका फाउंडेशन की हेल्प से वहां पर जो जेलें हैं हरियाणा में, वहां पे जेल रेडियो शुरू की है। और ये जेल रेडियो जो कैदी है, कैदियों के द्वारा संचालित जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी प्रस्तुति इसके अंतर्गत की जाएगी। कहने का मतलब उन लोगों का भी इंटरटेन हो सके, एंटरटेनमेंट हो सके। 2021 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसमें पूछा जा सकता है। तो ये आइसलैंड में 12वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान दर्ज किया है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भारत से नीचे का स्थान दक्षिण एशिया में मिला है, और अफगानिस्तान को इसमें 156वां सूचकांक प्राप्त हुआ है, 156वां स्थान मिला हुआ है। मतलब सूचकांक में जो स्थान है 156वां है। ये सारे के सारे सही हैं। भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत की स्थिति क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा, है ना। शीर्ष के देश तो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। भारत के पड़ोसियों में नेपाल को 106, बांग्लादेश को 65, अफगानिस्तान को 156, पाकिस्तान को 153, श्रीलंका को 116 और भूटान को 130वां स्थान दिया गया है। और सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो दक्षिण एशिया का सबसे खराब भी रहा है ये जो परफॉर्मेंस रहा है। दक्षिण एशिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। तो भारत की रैंक जो रही है वो 140 रही है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाकी ये सारे स्टेटमेंट सही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान यही जो है भारत से नीचे है, बाकी सारे देशों का सूचकांक भारत से ऊपर है। इसमें मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश का भी 65 है, इसमें बांग्लादेश का भी 65 है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, गर्म और शीत वायुमंडलीय जो धाराएं हैं वो मिलती हैं आकर, और वहां पर जब ये मिलती हैं 40 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हीं के बीच में, तो वहां पर प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है जो मछलियों का भोजन है, और इस कारण से वहां पर मत्स्यन के क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं पूछा जा रहा है। लिथुआनिया देखेंगे आप तो बाल्टिक सागर से इसकी सीमा लगती है लिथुआनिया की, और लिथुआनिया पोलैंड से, बेलारूस से और लाटविया से, और साथ में ये बाल्टिक सागर भी आप याद रखना, बाल्टिक सागर, इनसे ये इसकी इसकी सीमा लगती है, इससे इनकी सीमा मिलती है। यूक्रेन जो है इससे सीमा नहीं मिलती। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में पाया जाता है? तो केरल मोनोजाइट के लिए जाना जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और जो मोनोजाइट है इसके साथ एल्मेनाइट, रूटाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, ये सब खनिज भी इसमें मिलते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। तो एक समाचार पत्र हुआ करता था सहचर, उसने ये विचार व्यक्त किया था कि रेल का जो विकास अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है एक हथकड़ी है। आजकल जो उटपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे किसी न किसी बुक से उठा के दे दिया जाता है। तो मैंने ये स्टेटमेंट आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया है, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान देते हैं। तो टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। करंट अफेयर पूरा कवर होता है उसमें, करंट अफेयर की पीडीएफ भी हम आपको फ्री में देते हैं, मंथली मैगजीन भी आपको फ्री में देते हैं। तो मार्केट में भी अब वो मैगजीन आने वाली है, अभी तो कई महीनों से 5 महीने से चल रही है, मार्केट में भी अब वो आ जाएगी। निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? तो इनमें से देखा जाए तो अलाउद्दीन हुसैन साहब जो था, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ये जो वैष्णव संत थे चैतन्य, उनका समकालीन ये हुआ करता था। और मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ और विख्यात ये माना जाता है इसलिए क्योंकि इसने कृष्ण का अवतार भी खुद को माना, लोगों ने इसको माना कि ये कृष्ण का अवतार है, और इसको नृपति तिलक और जगत भूषण ये सब उपाधियां भी दी गई थी। हिंदुओं के प्रति ये काफी अच्छी नीति रखता था, काफी अच्छा इसका रवैया था। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है। केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 आया,
तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का एक पद सृजित किया गया। इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यस, वर्धन कुमार सिन्हा इस समय है, ध्यान रखिएगा। लेजर बीम का उपयोग होता है किस चिकित्सा में होता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो लेजर बीम है इसका सबसे ज्यादा उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है, जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है, किडनी स्टोन में किया जाता है, कैंसर में, ट्यूमर में, मस्तिष्क के ऑपरेशन में, इन सब में किया जाता है। लेकिन कैंसर चिकित्सा में इसका सबसे व्यापक उपयोग होता है। ए ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका उपयोग जो है सर्वाधिक मात्रा में किसका होता है, उस पर आप फोकस करेंगे, वही उत्तर देंगे। तो ये सही उत्तर हो जाएगा कैंसर चिकित्सा में। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? भूस्थैतिक स्थिति से क्या तात्पर्य है? तो भूस्थैतिक स्थिति जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती ऐसी गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर ऐसे बना रहता है। यानी कि जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए सूरज है, सन है, और इसका चक्कर ये अर्थ लगा रही है, तो इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये निश्चित दूरी ऐसे बनी हुई है, तो इसी को भूस्थैतिक, यानी कि पृथ्वी से एक स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति वो निश्चित है, भूस्थैतिक स्थिति, एक निश्चित दूरी बनी हुई है, इसी को कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका परमाणुईय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो इनमें से जो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इसका उपयोग होता है। लेड का उपयोग नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूरेनियम 235, यूरेनियम की बात किया जाए तो 235, और प्लूटोनियम 239, इनका प्रयोग किया जाता है। थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लेड का प्रयोग नहीं होता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार किसमें पाया जाता है? तो भारत में तंबाकू की खेती होती है, आंध्र प्रदेश इसमें काफी अच्छा पैदावार रखता है, और उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे एटा के आसपास के जो जिले हैं उसमें तंबाकू की खेती होती है, एटा, मैनपुरी, आगरा के आसपास। तो तंबाकू की खेती में ये ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया में वायु की मात्रा अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो वायु में पाई जाती है, तो वायु की मात्रा में, और चाहे जो अनुपात परिवर्तित हो, लेकिन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 0.34% पाई जाती है, 3 to 4। और नहीं, ऑक्सीजन तो 20%, सॉरी, ऑक्सीजन 20% पाई जाती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैं बता रहा था, गलती से बोला, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी कम होती है, 0.324% ही पाई जाती है। बाकी ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन ये। और जलवाष्प की मात्रा आप जानते ही हैं, जलवाष्प का लगभग 4% का पाया जाना कई बार पूछा गया है, 6.2% तक ये पाया जाता है। लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा है इसमें परिवर्तन नहीं होता है। क्यूलेक्स या आम घरेलू मच्छर जो होते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, मच्छरों पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, मच्छर हमारे प्रश्न सही कर सकते हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर गंभीर बीमारियों के वाहक होते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। आप सोचिए कि इतने छोटे मच्छर इतनी दूर तक जा सकते हैं। गंदे और ठहरे हुए पानी में प्रजनन करते हैं, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्या ये सही है? ये भी सही है। तो क्यूलक्स जो मच्छर है, इनके बारे में सारी बातें सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 14 अप्रैल 2021 को इनकी 130वीं जयंती मनाई गई। 2021 में जो 14 अप्रैल को मनाई गई है, किस तिथि में मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 130वीं ये बनाई गई है। 1891 में 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था मऊ में। मऊ पड़ता है, महू पड़ता है ये मध्य प्रदेश में, ये मऊ नहीं है यूपी वाला, महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, इनसाइट मिशन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इनसाइट मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा। तो क्या चेक करिए, मंगल ग्रह से रिलेटेड है। और विज्ञान के सबसे बुनियादी सवालों में से एक कि स्थलीय ग्रह कैसे बने, इसके जवाब को खोजने का प्रयास करेगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इनसाइट मिशन के बारे में सीधा प्रश्न बनेगा कि ये किससे रिलेटेड है? तो ये नासा का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? नासा का प्रोग्राम है। भारत का पहला लेदर पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? तो लेदर पार्क यूपी में बनाया जाएगा, और यूपी के भोपाल में बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा हो जाएगा, अरे भोपाल यूपी में कहाँ है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में बनाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे बिल्कुल बस बढ़िया से आराम से बैठे रहते हैं और इसको ठीक कर देते हैं,
है ना, ऐसे गोला भी बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके नहीं, आंख कान खोल के। यूपी में भोपाल ही नहीं है तो कैसे बनाया जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो राफेल फाइटर जेट की ये जो शिवांगी सिंह है, शिवानी सिंह पहली महिला पायलट बनी है ना। और मिग 21 उड़ाने का गौरव भी इनको प्राप्त है। वाराणसी की ये रहने वाली है। कहाँ की? वाराणसी की रहने वाली है। तो यूपी पीसीएस के लिए या आरओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला प्राकृतिक स्लज शुद्धिकरण संयंत्र कौन सा संस्थान बना रहा है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू जो है, अलीगढ़ में ही है, उत्तर प्रदेश में, वही बना रहा है ना। और ये विद्युत द्वारा चालित होगा। अगला जो प्रश्न है, चित्रकूट में 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की नींव किसने रखी थी? तो यूपी के सीएम वहां उपस्थित तो थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 29 फरवरी 2020, डेट भी याद कीजिएगा, 29 फैब 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। 297 किलोमीटर लगभग ये लंबा है, 296 समथिंग ये पाया जाता है, कहीं कहीं 296 भी आपको लिखा मिलेगा। और इससे जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, यहाँ से ये होकर गुजरता है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाए जाने की योजना है? तो पहली जो पॉड टैक्सी है ये नोएडा में चलाई जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 4 से 6 सीटर ये ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, बिना ड्राइवर और कंडक्टर के इनको चलाया जाता है। तो ये जो चलाई जाएगी ये नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच में। वन महोत्सव के तहत एक दिन में यूपी में कितने पेड़ लगाए गए? जो रिकॉर्ड बना, तो ये 25 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाए गए थे। 25 करोड़ पेड़ एक दिन में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे वृक्षारोपण किया गया, उसी के तहत ये संख्या पूरी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला सुरक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन प्रारंभ की गई? तो ये जो हेल्पलाइन है वो दामिनी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पुराना थोड़ा सा प्रश्न है। 9 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक इसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? तो जो संगठित अपराध पर लगाम लगाने की बात हो रही है या चल ही रहा है, जैसे अभी जौनपुर में एक केस हुआ, जौनपुर में केस में क्या हुआ था, जो पैसा डिपॉजिट करने वाली वैन होती है जो एटीएम में पैसा डालती हैं, तो उसके गार्ड को मारा गया और उनका इनकाउंटर फिर पुलिस ने कर दिया, जिन्होंने गार्ड को मारा था, जिन्होंने गार्ड की मर्डर 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 किया था जिन्होंने, तो गार्ड की जान ली जिन्होंने, तो उनको तुरंत इनकाउंटर करके मार दिया गया। अब इनकाउंटर जो है कई मामलों में तो ठीक है कि तुरंत त्वरित न्याय मिल जाता है, लेकिन कई बार इसके पीछे गलत काम भी हो जाते हैं। हो सकता है कोई दूसरी दुश्मनी हो, उसको इससे रिलेट करके किया गया हो, या हर व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार है। बहुत सारे विश्व के देश फांसी को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे सीधे इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, तो मानवता का कहीं ना कहीं मुद्दा बनता है। उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात नीति की मंजूरी कब मिली? तो निर्यात नीति को मंजूरी जो मिली थी ये 2019 में ही अभी दी गई है। कृषि निर्यात नीति यानी कि कृषि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने की नीति। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर जो बांध है, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माता टीला। माता टीला कई बार पूछा गया है, लेकिन ये परीक्षा और राजघाट भी ध्यान कर लीजिए, ये सब यहाँ पर स्थित है। स्टेट ऑफ वर्ड्स रिपोर्ट 2020 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। 2000 के बाद पश्चिमी घाट के पक्षियों की संख्या में 75% की गिरावट हुई है, इसमें एक बात यह कही गई। दूसरा है कि भारत में 867 पक्षी प्रजातियों में से 50% जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है, और भारत के लगभग 101 पक्षी प्रजातियों की को उच्च चिंता यानी कि हाई कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट जो जारी की गई है 2020 की, उसमें ये बातें कही गई है। तो भारत की जो ये जैव विविधता है, भारत का जो आप कह सकते हैं कि ये एक, मैं तो इसको ये मानता हूं कि ये खजाना है हमारा, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, कम हो रहा है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है और ये किराना घराने से रिलेटेड थे। कर्नाटक में ये पैदा हुए, कर्नाटक में, और इनकी पैदाइश है 1922 की, ठीक है। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला है, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन तीनों से, यानी कि ये चार के चारों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, है ना। और 4 फरवरी 2021 को पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी समारोह शुरू किया गया, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 1922 में हुआ था, ठीक है। और ऋत्विक फाउंडेशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा ये महान संगीत उस्ताद पंडित भीमसेन जोशी को
जो ये सम्मान दिया जा रहा है, इनका दिवस जो मनाया जा रहा है, विरासत इनका जो है उसको प्रचारित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। ट्यूलेरेमिया रोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ट्यूलेरेमिया, तो ट्यूलेरेमिया जो है असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे दिया है ये पहला कि ये विषाणु जनित है। फिर अगला दिया है कि इसमें बैक्टीरिया पशुओं और कुत्ते पर पलने वाले परजीवी खिल्ली में पाए जाते हैं, और इसके बीजाणुओं को विशेष विधि से सुखाकर धुंध के रूप में वायुयान से हवा में छोड़ा जाए तो वायुमंडल इसके बीजाणुओं से प्रदूषित हो जाता है। तो ये जो है ये विषाणु जनित नहीं है, ये जो है ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित है। तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, असत्य कथन यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, और ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, टेलीफोन की खोज इनके द्वारा की गई थी, और ये चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित है विकास का सिद्धांत। ये जो टूटना है ये विखंडन कहलाता है, न कि संलयन। संलयन का मतलब तो जुड़ना होता है, कि इधर से आया और ये जुड़ गए आपस में, तो ये संलयन हो रहा है। ठीक है, और विखंडन का मतलब इसका टूटन हो गया, टूट गए। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है किसकी? तो ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और पेट्रोल का जो एंटी नॉक गुण है उसका पता ऑक्टेन संख्या से लगाया जाता है। एंटी नॉकिंग, एंटी नॉक जो गुण है वो इसी से पता किया जाता है, ऑक्टेन संख्या से। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर ये निर्मित किया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 128 मीटर इसकी ऊंचाई है और 715 मीटर ये लंबा है, और 128 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखना। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी होती है? कितने दिनों में पक जाती है? तो आप ये 4 महीने से थोड़ा सा कम ही रखिए। 30 दिन का एक महीना होता है, 120 दिन होता है, तो 4 महीने हो जाते हैं, उससे थोड़ा सा कम 110 दिन, 10 दिन कम। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि 110 दिन में ये पक जाती है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। तो अगर आपको स्वेज जानना है तो स्वेज नहर से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। बाकी अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद और बेनगासी जाएंगे तो स्वेज को पार करके जाएंगे। अब ये स्वेज जब इधर ही पड़ जाएगा तो गुजरेंगे क्यों? जैसे पहुंचेंगे स्वेज पड़ जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। चीन का अग्रणी उत्पादक के रूप में ये नाम दिया हुआ है, तो और ये पदार्थ, तो चीन का अग्रणी उत्पादन के क्रम में किस क्षेत्र में प्रथम स्थान है? तो चीन जो है देखा जाए तो यहाँ पर एक दिया है चीन, और दूसरा दिया है भारत, तीसरा है सऊदी अरबिया, और चौथा है यहाँ पर कौन सा? थाईलैंड। तो अब देखिए यहाँ पर आप लॉ एस के मामले में चीन को करिए। ठीक है, रबर का जहां तक मामला है तो प्राकृतिक रबर, तो प्राकृतिक रबर जो होती है वो हो जाएगी आपकी थाईलैंड में। कहां पर हो जाएगी? थाईलैंड में। तो इसका ए का 3, डी का 1 हो जाएगा। और भारत जो है वो दूध के उत्पादन के मामले में है, तो बी का 2, और 4 बचा तो ये सी में हो जाएगा। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 ये दिया है सी ऑप्शन। ऐसे प्रश्नों को अच्छे से सेट कर लिया कीजिए। कभी कभी आते आते प्रश्न गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें जब आप गोला बनाते हैं तो गलत बना देते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झुकी मीनार इटली में जो है उसी को कहते हैं। और सीधा करने का प्रयास इसको लगातार जारी है, लेकिन ये होती नहीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हो सकता है, तो एक पुस्तक है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज ने ये पुस्तक लिखी थी, और मेगास्थनीज की ये पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें उपलब्ध है। जरा बताइएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके समय आया था? सौंदरानंद किसकी रचना है? ये भी बढ़िया प्रश्न है। सौंदरानंद जो है ये अष्टघोष की रचना है, अष्टघोष की। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अष्टघोष के बारे में पूछा जाए किस काल के ये राजकवि थे, तो कुषाण शासक जो कनिष्क हुआ है, कुषाण है कनिष्क, तो उसी के दरबार में ये थे, उसी के समय के थे, राजकवि थे। बुद्धचरित भी इनकी है, और सारिपुत्र प्रकरण भी है, बाकी ये सौंदरानंद भी है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह 1873 बिल्कुल सही है। दक्कन विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह 1875,
सन्यासी विद्रोह 1894, ये गलत है, क्योंकि इसका जो समय मैंने आपको बताया था कि इसमें विवाद भी है, क्लास में खैर बताया था, जो हमारा सफलता का बैच चल रहा है, सफलता बैच, उसमें क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें 1768 भी मिलता है, 1763 भी मिलता है, 1763 से 1800, और साथ में यहाँ पर दूसरा भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं 1760 भी इसका मिल जाता है, तो 1760 से 80 भी इसका जिक्र है कि ये सन्यासी विद्रोह रहा, तो यही गलत है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, क्या ऐसा सही है? वो बाध्य नहीं है, स्वीकार करना चाहिए, या आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते, तो ये गलत है। बाकी आपातकालीन शक्तियां मिली हैं, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति है। यहाँ पे लिखा है स्वीकार करना चाहिए, और यहाँ पे ये, तो डी और ए में से ए गलत है, डी सही है। और अंतिम प्रश्न है इसका, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आप कुछ हेल्प चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, या आप हमारे किसी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम भी चल रहे हैं, नोट्स भी आपको हम देते हैं, तो उसके लिए 6307281212 पर आप जानकारी मंगा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो जो स्वतंत्रताएं हैं विचार की, विचार प्रकट करने की, है ना, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और ये लगभग एक ही तरह की बात है लेकिन अलग अलग है, और दोनों अलग अलग तथ्य हैं। विश्वास की स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक इसमें नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कैसी कैसी स्वतंत्रता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है, ये न्याय का पार्ट है, न्याय का पार्ट है। और स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इसकी स्वतंत्रता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिख दिया गया विश्वास की स्वतंत्रता, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आपको प्रेम्बल याद है तो आप कर सकते हैं, प्रस्तावना याद होनी चाहिए आपको। तो ये रहा डेली 30 के साथ में एक नया प्रोग्राम आपका, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही इसमें हो रही है, लेकिन डेली 30 जो प्रोग्राम है, डेली 30 प्रोग्राम रोज 9:30 बजे आपका आता है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम एक टॉपिक रोज कवर करते हैं और करंट अफेयर के दिन भर के प्रश्नों को देखते हैं, और वो जो प्रोग्राम है उसका पीडीएफ भी हम आपको देते हैं 109 के सब्सक्रिप्शन में। और जो इसमें वीकली टेस्ट होता है उसमें भी आपकी रैंकिंग होती है, आप उसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं कितना आपका तैयार है। थैंक यू सो मच। किसी भी कार्यक्रम से आपको जुड़ना है, जानकारी चाहिए, तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, एक ही नंबर है, व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। थैंक यू।